नमस्कार, मैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर वनीता किशोर जोशी क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के केस में आपका स्वागत करती हूँ। मुझे कहानियाँ लिखने का बहुत शौक है। मेरा हर एक केस मैं कहानी के रूप में अपने किताब में लिखती हूँ। दिमाग के पन्नों पर कई ऐसी कहानियाँ हैं जो अब तक ताज़ा है। उनमें से ही एक बागोली पुलिस स्टेशन का एक पेचीदा केस। कई लोग अपनी असफलता को अपने अहम का मसला बना लेते हैं। अपनी कमियों से ज्यादा उन्हें परवाह होती है लोग क्या कहेंगे। अपने अंदर झांक कर अपनी गलतियां सुधारने के बजाय वो एक के बाद एक गलती दोहराते जाते हैं। फिर चाहे वो निजी रिश्ते निभाने की बात हो या बाहरी व्यवहार, लोगों की उठने वाली उंगलियों से वो इतने परेशान हो जाते हैं कि उनके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और इसी सोच के चलते वो कोई भी दस्तक नहीं सुन पाते। तर आपल्या समोर येत आहे फूलों की जड़ी फुलझड़ी। आज के बाद इस घर पर राज तुम्हारा होगा। तुम सिर्फ मेरे लिए और मेरे सामने नाचोगी फुलझड़ी। ये तुम तुम्हारा नाम बदल डालो क्योंकि अब तुम एक इज्जतदार घराने की सुनो। लेकिन तुम्हारा असली नाम क्या है फुलझड़ी? पल्लवी। पल्लवी, खूब चांद, खूब चांद। आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हें पल्लवी बुलाऊंगा। क्यों काकी, सबको यही लग रहा था ना कि अब तो ये प्रकाश मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन जब तक उसके जीवन में मेरी ये रोशनी है तब तक प्रकाश पर कोई अंधेरा नहीं आ सकता। भाऊ भाभी चेहरा दिखाओ। अरे तो देखो ना। अरे काकी, अपनी बहू का घूंघट तो उठाओ। प्रकाश बहुत सुंदर है। अरे खाओ खाओ, आप लोग समोसा लड्डू खाओ। भाऊ बिना काका ले। क्या किया प्रकाश तुमने? कहां से उठा कर लाए इसे? पल्लवी, नाश्ता लेके आओ। उछलो नहीं आंडली काका, मैं शादी करके लाया हूँ। अब हमारा इतना भी अधिकार नहीं रहा। कम से कम मैं पूछते लेता। बस नाम के लिए काका काका बोलता है। अरे लोग क्या कहेंगे? जो कहना है कहेंगे। जब मीना छोड़ के गई थी तब भी बातें कर रहे थे और अब भी बातें कर रहे हैं काका। अरे लेकिन उस वक्त की बात अलग। काका बस बसा काका। संदेश समझो ना। काय बाबा, आज खुशी का दिन है। सून आई है घर पे, हाँ? और आप कोस रहे हो। प्रकाश भाव खुश है ना, तो आपको क्या समस्या है? नाश्ता कीजिए। अरे हाँ भाव, सुना इधर आ। वो क्या है, वहीनी साहब आई है ना घर पे, तो तुझे कहीं और रहने जाना होगा। लेकिन भाऊ मैं कहाँ जाऊंगा? पहले हमारी जमीन आपके पास गिरवी, अब ऊपर से आप घर से निकालोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा भाऊ? मैं तुझे घर से कहाँ निकाल रहा हूँ। वो अपना खेत वाला घर है ना, तू वहां जाके रहे। तू वहां रहेगा ना तो खेत संभालने में भी आसानी होगी। भाऊ ऐसा मत करो ना। तू समझ यार, तू जा। भाऊ जा भाई। प्रकाश को सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन उसके आसपास सबको कोई दस्तक सुनाई दे रही थी।
छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी काम बहुत है, रात में अभी काम बहुत है। आपको बोलता हूँ तो दिन में छोड़िए ना। वो दरवाजे पे है कोई। आता हूँ। ना तुम कुठे आहेस ती बाजार बसती? हाँ, कहाँ है वो? तमीज से बात करो। और क्या चाहिए तुमको? और ये क्या नया तमाशा लगा रखा है? तमाशा मैंने लगा रखा है, तुमने? क्या हुआ जी? कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। अच्छा, यही है वो। इसकी तो मैं। खबरदार जो हाथ उठाया तो, समझी? अच्छा, बहुत पैसा आ गया तुम्हारे पास? किसी गरीब बाप को पैसे देकर धोखे से उसकी बेटी को उठा लाए, मुझे नीचा दिखाने के लिए? हाँ तो जिंदगी भर तुम्हारे लौटने का इंतजार करता रहता मैं। और तुम्हें खुद ही तो तलाक चाहिए, तो ये तमाशा क्यों कर रही हो? तलाक हुआ नहीं है अभी, तुमने शादी कर ली फिर से। अगर तुमको प्रॉब्लम है ना तो पंचायत में जाके बात करो। पंचों ने ही फैसला लिया है ना, अब उन्हीं से बात करो। और तुम्हें तुम्हारी रकम मिल रही है ना? निगाह दो। इसको तो मैं। जब भी आती हो तमाशा करते हो, चल निगाह। पल्लवी, मैं बाजार जा रहा हूँ, थोड़ा संभल कर रहना। किसी अजनबी से बात मत करना और दरवाजा मत खोलना। मेरे साथ साथ अब तुम पर भी नजर है लोगों की। संभल कर। हेलो, आज सही मौका हाथ लगा है। ठीक है। अरे मी येतोय रे. थांब, कॉल करता हूँ. प्रकाश भाऊ, हरी भाऊ, बाजू हटो। मैडम, काफी खून बह चुका है। सबसे पहले लाश किसने देखी थी? मैडम, मैंने देखा था. जरा आजूबाजूला शोधा, काय सापडताय का बघा. इसे यहाँ आते हुए देखा था किसी ने? नहीं देखा मैडम. अक्सर आते जाते रहते थे मैडम. ये जमीन भी इनकी है, ये मंदिर भी इनका ही है. कब आए, किधर से आए, पता नहीं मैडम. इसका नाम क्या है, कहाँ रहता है और फैमिली को इन्फॉर्म किया है इसके? इनका नाम प्रकाशराव पाटिल. इनके काका गांव के सरपंच है, विनायकराव पाटिल. वो यहीं पास में रहते हैं. घर पर खबर कर दी थी, अभी तक आई नहीं. मैडम ये चूड़ियाँ मिली हैं. किसी ने कोई औरत को यहाँ आते जाते देखा है? नहीं. जगदीश भाव के साथ झगड़ा हुआ था इनका जमीन के लिए. प्रकाश भाव ने उनके साथ बातचीत की, लेकिन जमीन किसी और को बेच दी. इसकी वजह से जगदीश भाव आके उनके साथ 10 दिन पहले ही झगड़ा कर गए. प्रकाश राव, तूने ये जमीन बेच के ठीक नहीं किया. मेरी जमीन थी, मैंने बेच दी. हमारी बातचीत चल रही थी ना, और तुमको मालूम था ना कि ये जमीन मेरे लिए कितनी जरूरी है. तो क्या करता, कब तक बैठा रहता? भाव अब सौदा हो गया है, अब जमीन चाहिए तो वसंत से लेना. चला रही. पूरे 30 लाख रुपए में बेची थी जमीन प्रकाश भाव ने. तुम्हें कैसे पता? मैं खुद गया था उनके साथ तहसील में रोटरी करवाने. इसका काका कहाँ रहता है? प्रकाश मेरा इकलौता भतीजा था. आपके इकलौते भतीजे की हत्या हो गई है और फिर भी आप घर पर बैठे. सारा गांव उधर जमा हो गया था, आप नहीं आए? मैडम, मेरा बेटा संदेश बाहर गया था, मैं उसी की राह देख रहा था, तो अभी आया है. आपको क्या लगता है प्रकाश का कौन दुश्मन हो सकता है? ये कुछ चूड़ियां हमें मिली है, कुछ बता सकते हैं? मंदिर में तो बहुत लगाते हैं मैडम, किसी की भी हो सकती है. हाँ, हो तो सकती है. खैर, ये प्रकाश के फैमिली में और कोई नहीं है क्या? क्यों नहीं, उसने तो 3 शादियां की थी. आखिरी शादी तो अभी 7 दिन पहले की थी. 7 दिन पहले शादी की थी और आज मर्डर.
मॅडम इकडे कोणीच नाहीये. दरवाजा तोडा. तू कौन है? मैं संजय हूँ। कौन संजय? जी मैं पल्लवी का भाई। ये पल्लवी कौन है? मैडम वही तो है प्रकाश की पत्नी। तुम्हारी बहन कहाँ है? ताई तो घर पे नहीं है। हुआ क्या है ये तो बताइए आप। प्रकाश की हत्या हो गई है। क्या? भाव जी को किसी ने मार दिया? सावंत हाथ बघा काय मिळतंय का? तुम्हारी बहन है कहाँ? अरे बोल ना, उठा है पल्लवी? प्रकाश के साथ गई थी क्या? हाँ वो जीजा जी के साथ गई थी 2 घंटे पहले। कहाँ जा रही है, कुछ बोल के गए थे? नहीं। शबनम, ये चूड़िया देखो, पहचानते हो? तुम्हारी बहन की है? पता नहीं। ही तुझी बहन है? हाँ। माँ बाप कहाँ है तुम्हारे? जी वो हम अनाथ हैं। कहाँ के रहने वाले हो? विठलवाड़ी में गणेश मंदिर के पास। तुम्हारी बहन का नंबर दो। शबनम नंबर के। मैडम मैडम हरी सच बोल रहा है, जमीन की सच में डील हुई थी, लेकिन जमीन के डील के पैसे घर में नहीं है। हाँ बाकी गहने वगैरह सब अलमारी में ही है। एक काम करा, ये प्रकाश के सारे बैंक अकाउंट्स चेक करो। ये भी हो सकता है पल्लवी ने उसका खून किया हो और सारे पैसे लेकर भाग गई हो। पल्लवी का फोटो सर्कुलेट करो हर जगह, उसका फोन नंबर ट्रैकिंग पे डालो। और ये जगदीश, चलो उससे पूछताछ करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी मैडम। तो बड़ा खुश हो रहा है उसकी मौत पर? मैं खुश नहीं हो रहा हूँ मैडम, मगर मेरे मन को शांति मिली। मेरे जमीन का रास्ता प्रकाश के जमीन से गुजरता है। मैं वो जमीन खरीदना चाहता था ताकि मेरी जमीन बिक जाए, लेकिन उसने किसी और को बेच दी। तो अपने मन की शांति के लिए उसकी जान ले ली। आपको क्या लगता है प्रकाश को मैंने मारा है? इतनी बड़ी भी दुश्मनी नहीं थी मैडम। ये चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलने से सच छिप नहीं जाएगा। एक बात ध्यान रखना जगदीश, तुम्हारे ऊपर नजर है हमारी। आप गलत इंसान पे नजर रख रहे हो मैडम। प्रकाश तो मेरा नुकसान कर ही चुका था, आखिर उसको मार के मुझे क्या हासिल होने वाला है? मगर जिसे हासिल हुआ है उस पे भी तो नजर रखिए। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी से आज चलो। क्या रे हरी, ये प्रकाश कल मरा है और तूने आज जमीन पे कब्जा भी कर लिया। कैसा कब्जा मैडम? ये जमीन मेरी है। जो प्रकाश के पास गिरवी पड़ी थी उसके मरते ही तेरी हो गई। प्रकाश के मरने का सबसे ज्यादा फायदा तो तुझे हुआ है। 30 लाख के बारे में भी तुझे ही पता था और जमीन भी तुझे मिली है। चल बोल, पैसे कहाँ हैं? और वो उसकी बीवी पल्लवी, वो कहाँ है? ये गलत है मैडम, मैंने किसी का खून नहीं किया। अब प्रकाश बहू नहीं रहे, ये जमीन मेरी है तो मैं ही इसकी देखभाल करूंगा ना, और कौन करेगा? ये देखभाल करने में अगर कोई मिलावट निकली तो तू देख लेना। हेलो, ओके मैडम, कांस्टेबल अवर का फोन होता। उसने प्रकाश के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनके सारे डिटेल निकाले, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि प्रकाश के जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसमें से किसी भी अकाउंट में ये 30 लाख रुपए जमा नहीं हुए। तो पैसा गया कहाँ? कोई तो है जो घर का भेदी है, कोई तो है जो प्रकाश की गतिविधियां जानता था।
सारे गांव में पूछताछ करो। ये हरी और जगदीश दोनों पर नजर रखो। ओके मैम। शबनम, बाहर वो एनजीओ वाली मैडम बैठी होंगी, उनको ये चेक दे दो। जी मैडम। क्या सोच रहे हो मैडम? सावंत, हरी को तो लाखों मिलेंगे, लेकिन जिसको करोड़ों मिलने वाले हैं उसके बारे में सोच रही थी। करोड़ों किसको मिलने वाले? विनायक और उसका बेटा संदेश। ये प्रकाश के लाइफ में उन दोनों के सिवा और कोई है भी तो नहीं। उसकी तीसरी पत्नी पल्लवी तो है ना? तीसरी भी और दूसरी पत्नी भी। एक काम करो, ये आजू बाजू पूछताछ करो, शायद कोई सुराग मिल जाए। ओके मैडम। पल्लवी को तो देख के ही लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। भला 40 साल के बुड्ढे के साथ 18 साल की लड़की की शादी, वो भी जिसकी दो पत्नियां छोड़कर भाग गई हो। लेकिन आखिरकार उसकी दोनों बीबियां उसे छोड़कर भाग क्यों गई? पता नहीं साहब, उसके घर में क्या चलता था, लेकिन जिसको लाया था उसको देख के लगता नहीं था साहब कि वो भी टिकेगी। लेकिन अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी छोड़कर भाग जाएगी, वो भी जान लेकर। हाँ, मगर 2 दिन पहले मैंने उसके भाई संजय को देखा था। मैंने उसके बारे में पल्लवी से पूछा। मेरा भाई है संजय, कुछ दिनों के लिए आया हुआ है। सावंत, अंदर छानबीन करो। मैडम, अब तो अंदर के अलमारी के जेवर भी गायब है, लगता है वो निकल गया। एक काम करो, आसपास छानबीन करो। क्या आपने संजय को देखा? संदेश के साथ गया होगा, वो आया था सुबह। चल बोल, संजय कहाँ है? मुझे नहीं मालूम मैडम, पण काय झालं? बहुत भोला बनने की कोशिश कर रहा है, बोल चुपचाप। कहाँ भगाया संजय को? ये क्या कह रहे हैं मैडम आप? ये ऐसा क्यों करेगा? तो ये वहां क्या कर रहा था संजय के पास? मैं तो खाना देने गया था मैडम, अकेला था वो और कोई जानता भी नहीं उसे, विश्वास करो मेरा। मैडम, पूरे गांव में संजय कहीं पर भी नहीं है और गांव से बाहर जाते हुए उसे किसी ने भी नहीं देखा। उसके शहर के बाहर निकलने से पहले हमें उसे पकड़ना है। अब खेल खत्म हो चुका है सावंत, ये सब उन दोनों भाई बहन की मिलीभगत है। वो बहन प्रकाश को मार के 30 लाख लेके भाग गई और ये भाई संजय सारे गहने लेकर भाग गया। एक काम करो, पीसीआर से संपर्क करो तुरंत। ओके मैम। मैडम, हमें तो पहले से शक था, मैंने प्रकाश को डांटा भी था, न जाने कहां से उठा के लाया था उसे। पहले 2 पत्नियां तो जान खाकर चली गई और अब तीसरी आई, उसकी जान ही ले ली उसने। ये पहली 2 पत्नियों का भागने का कारण क्या था? वो मैडम, प्रकाश की पहली शादी कुसुम से हुई थी 10 साल पहले। दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। फिर 3 साल बाद कुसुम ने प्रकाश को छोड़ दिया। उसके बाद प्रकाश ने मीना से शादी कर ली। अब पहली शादी का सबक लेकर प्रकाश मीना का बहुत ख्याल रखता था, मगर फिर भी। फिर क्या? वो कैसे बताऊं मैडम, शादी के 2 साल के अंदर ही मीना ने प्रकाश भाऊ पर नपुंसक होने का आरोप लगा दिया। ए, दिमाग मत खराब कर मेरा। क्या दिमाग मत खराब कर, सच बोली तो मिर्ची लगी। तुम नपुंसक ही हो, ना मर्द। तुम क्या निकालोगे नीचे घर से? मुझे ही नहीं लेना तुम्हारे साथ इस घर के छत के नीचे। निकलो नहीं। अरे बेटा सुन तो जरा, घर की बात घर में रहे, इसलिए पंचायत बुलवाकर हमने दोनों में समझौता किया था। वो दोनों अपनी मर्जी से अलग रहते थे। इसका मतलब दोनों का तलाक नहीं हुआ था? नहीं, पंचायत में मीना ने सिर्फ अलग रहने की बात की थी, बाकी कोर्ट कचहरी तो प्रकाश ही जाने। तो ये नपुंसक वाली बात कितनी सच है? ये झूठा आरोप लगाया था उसने प्रकाश पर। उसे तो प्रकाश से सिर्फ पैसे चाहिए थे। अलग होने के बाद प्रकाश हर महीने उसे 10,000 खर्चा देता था, फिर भी वो हर दिन आके झगड़ा करती थी। मतलब पल्लवी के साथ शादी करने के बावजूद भी मीना ही कानूनन प्रकाश की पत्नी थी। आपको क्या लगता है, प्रॉपर्टी के लिए मीना प्रकाश को मार सकती है? एक मीना ही क्यों, तीनों ही पत्नियां डायन थी प्रकाश के लिए। सबने मिलकर खा लिया मेरे भतीजे को। अभी देखो, मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था
कि खून से हाथ रंगे दुल्हन ने। मैडम ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। तुमने मगरमच्छ के आंसू देखे सावंत? मैडम देखे ना अभी इन दोनों के। इन दोनों ने दूसरों की बात तो बता दी, लेकिन अपनी बात छुपा के रखी है। ये प्रकाश की मौत अगर प्रॉपर्टी के लिए हुई है तो हो सकता है पल्लवी को भी अब तक मार दिया गया हो, क्योंकि प्रकाश के मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी मीना की हो सकती है। तो इसका मतलब है मीना के जान को भी खतरा है। एक काम करो सावंत, ये मीना के फोन ट्रेस करो और उसे भी आगाह कर दो। ओके मैम। मैडम ये पल्लवी का भाई संजय, ये भी तो गहने लेकर फरार है। यही तो प्रॉब्लम है सावंत। हम अभी ऐसे चौराहे पर खड़े हैं, सामने रास्ते तो कई हैं, लेकिन हमारी मंजिल तक कौन सा जाता है पता नहीं। मैडम, विट्ठलवाड़ी गांव वाले से पता किया, संजय झूठ बोल रहा था। वो अनाथ नहीं है, उसकी फैमिली है गांव में। क्या पल्लवी आपकी बेटी है? पुणे में एक मर्डर हुआ है और उसी के सिलसिले में हमें आपके बेटी पल्लवी के साथ बात करनी है। क्या वो यहाँ आई है? साहब वो तो यहीं रहती है। बुलवा दिला। पल्लवी, क्या हुआ बाबा? क्या ये पल्लवी है? हाँ यही मेरी बेटी पल्लवी। लेकिन हम जिस पल्लवी को ढूंढ रहे हैं वो ये पल्लवी है। ये तो मेरा भाई संजय है। संजय? तुम्हारा भाई? सर, संजय को बहुत पैसे कमाने थे और वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि परिवार की इज्जत को भी दांव पे लगा सकता है। बाबा के इतना मना करने के बाद भी वो। अरे पैसा मिलेगा तो कुछ भी करेगा। तू लड़की बन के नाचेगा। अरे शौक भी है तुझे। बन के आपने कौन सा झंडा गाड़ दिया है? और 4-5 हजार में आजकल घर कहाँ चलता है? सर ढको तो पैर छूट जाता है और पैर ढको तो सर। अब यही एक गुल भगवान ने मुझे दिया तो क्या करूं? अरे मैं दिखता ही लड़की जैसा हूं तो क्यों इस दिखावे से मैं पैसे कमाऊं? और अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ उन तमाशा वालों के पास। 6 महीने हो गए इस बात को, ना ही वो घर वापस आया है और ना ही हमारा उससे कोई कांटेक्ट हुआ है। किस तमाशा वाले के पास काम करता था वो? सर, गांव की पंचायत ने तमाशा रखा था। ये तमाशा कंपनी के ओनर गुलाब राव का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन मैंने सारे नेटवर्क और खबरियों को अलर्ट कर दिया है। ये गुलाब राव जल्द से जल्द हमारे हिरासत में होगा। सावंत, मुझे लगता है ये गुलाब राव और संजय दोनों ने मिलकर प्रकाश को बेवकूफ बनाया होगा। हो सकता है ये गुलाब राव ने संजय की मदद से प्रकाश को फंसाया। संजय ने प्रकाश से शादी की और उसके बाद दोनों ने उसका मर्डर करके जेवर और पैसा लेकर भाग गए होंगे। मैडम, सोचने वाली बात यह है कि ये प्रकाश की दोनों बीवियां उसे छोड़कर चली गई और उसके बाद उसने तीसरी शादी एक लड़के के साथ की। मीना ने भी उसके ऊपर नपुंसक होने का आरोप लगाया है। सच में तुम नपुंसक हो? ये ऐसा तो नहीं कि ये प्रकाश समलैंगिकता में शौक रखता हो, लड़कियों से ज्यादा उसे लड़कों में इंटरेस्ट हो और इसीलिए संजय के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने संजय के साथ शादी की हो। संजय ने भी औरत बनने का नाटक बरकरार रखा ताकि सोसाइटी में उसकी इज्जत बनी रहे। सावंत, प्रकाश के पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए उसकी दोनों पत्नियों से मिलना होगा। और एक काम, ये संजय के लिए सारे थानों में अलर्ट जारी कर दो। हो मैडम। एक लड़के का लड़की बनकर शादी करना पॉसिबल नहीं था। क्या उसके पति प्रकाश को इस बात की जानकारी नहीं थी, या फिर उसने जानबूझकर ये शादी की थी? कई सवाल सामने आए, कुछ लोग हाथ आए तो कुछ नहीं, लेकिन हमने भी प्रकाश से जुड़ी एक एक जानकारी को जमा करना शुरू कर दिया। आपको ऐसा लग रहा होगा आप ऐसा कुछ जानते हैं जो हमें पता नहीं, पर ऐसा नहीं है। आगे देखिए, किताब के कुछ और पन्ने पलटने भी बाकी हैं। हाँ सर, वो हमेशा मारपीट करता था।
मगर पति पत्नी का रिश्ता हमारा कायम था सर। लेकिन प्रकाश के बारे में आपने जो भी कहा वो सही नहीं है। फिर कुसुम जी, प्रकाश ने लड़के के साथ शादी क्यों की? सर इस बारे में तो आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ सर। मेरे पति, मेरे बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझे। प्रकाश अपनी लाइफ में क्या करता है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पर तो ताला है। अरे ताई, एक मिनट। साहब। ये मीना यहीं रहती है ना? जी सर। आप कहाँ हैं? एक हफ्ते से कहीं गई हुई हैं। आपको पता है कहाँ गई? ये तो मुझे नहीं पता साहब। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, रात्रि फोन करते, टाइम पे दवाई ले लेना। हाँ आईला पण सांगा। ओके ठेवते। मैडम, ये मीना घर से गायब है। मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सारी घटना में मीना ही मास्टरमाइंड हो और उसी ने संजय के साथ मिलकर ये सब कुछ चक्कर चलाया हो? क्योंकि वो जानती थी कि प्रकाश समलैंगिक है और इसी बात का उसने फायदा उठाया हो। अगर ऐसा है भी तो ये मीना जाएगी कहाँ? जिसके पास पूरी किताब है वो एक पन्ना क्यों चुराएगा? खैर, ये मीना चाहे कहीं भी घूम ले, आना तो उसे यहीं पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओके मैम, मीना का पता चल गया है। गुड, ले आओ उसे। ओके मैम। काका, प्रकाश पति थे मेरे और पत्नी होने के नाते मैं करूंगी उनका अंतिम क्रियाक्रम। अब आई हो उसका क्रियाक्रम करने। उस वक्त कहाँ थी जब उसे तेरी जरूरत थी? वही ये क्या नया खेल खेल रही हो तुम? खेल तो प्रकाश ने खेला था मेरे साथ, आपकी पंचायत ने खेला था। आपने ही अलग किया हम दोनों को। जो भी थे वो मेरे पति थे, कच्ची डोर की ही सही, लेकिन रिश्ता अभी भी जुड़ा था उनसे। हमें भी जाननी है वो कहानी कच्चे रिश्तों की। घेऊन चला तिला। पण साहेब, मी काय केला? पोलीस स्टेशनला चल। साहेब, जब मुझे पता चला प्रकाश ने शादी कर ली है तो मैं खुद उससे मिलने गई थी। मैं उसकी पत्नी हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। और रही प्रॉपर्टी की बात, मेरे पति के प्रति कर्तव्य खत्म होते ही मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। सिंदूर ही नहीं रहा तो ईंट पत्थर का मैं क्या करूंगी? समलैंगिक पति के प्रति इतना सम्मान? मतलब? जिस लड़की से तुम्हारे पति ने शादी की थी वो लड़का था, संजय नाम था उसका। नहीं, इतना चौंको मत, तुमने भी उसे नपुंसक करार दिया है। अरे मैडम, वो तो मैंने ऐसे गुस्से में बोला था। शादी के बाद 1.5 साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद वो बदल गए। वो मुझे छूते भी नहीं थे, इसलिए मैंने गुस्से में बोल दिया था कि वो नपुंसक है। ना ही वो नपुंसक थे और ना ही उनमें और कोई प्रॉब्लम थी। पिछले 1 हफ्ते से कहाँ थी तुम? मेरे बाबा बीमार थे, उनके पास गई थी, मुंबई। ठीक है, तुम जा सकती हो। सावंत, ये गुलाबराव और संजय के बारे में कुछ पता चला? नहीं मैडम, पूरी टीम लगी हुई है। मैडम, प्रकाश की पहली 2 बीवियां यानी कुसुम और मीना, इन दोनों के हिसाब से प्रकाश नपुंसक नहीं था और प्रकाश के समलैंगिक होने के भी कुछ खास सबूत नहीं है हमारे पास, सिवाय इसके कि उसने संजय के साथ शादी की, जिसका सच हमें पता नहीं। सावंत, अगर ये प्रकाश के पत्नियों की बात मानी जाए तो हमारा सोचना सही है। प्रकाश को बेवकूफ बनाया गया है। संजय ने प्रकाश से शादी कर ली, फिर संजय का सच प्रकाश को पता चलने के बाद संजय ने उसे मार दिया। लेकिन मैडम, तमाशे में नाचने वाला एक सीधे साधे घर का लड़का इतनी पक्की प्लानिंग कर सकता है कि 2 शादियां कर चुका हुआ प्रकाश भी उससे धोखा खा गया। बरोबर है सावंत, पर यह प्लानिंग अकेले संजय की नहीं हो सकती। हो सकता है गुलाबराव शामिल हो, इसलिए तो फरार हो गया, या कोई और। ये विनायक और संदेश दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? मैडम, शाम तक मिल जाएंगे। हेलो। ओ भाऊ, मेरा बैलेंस पेमेंट क्लियर कर दो ना। गुलाबराव, तुम्हारा बैलेंस पेमेंट मैं क्लियर करवाता हूँ, वो भी पुलिस स्टेशन। सरबस,
गुलाब राव, अब जो भी है ना सच सच बोल दे। चल बोल। मैडम, मेरी तमाशा कंपनी में लड़के भी लड़की बन के नाचते हैं। मैं अक्सर ऐसे स्पेशल लड़कों को ढूंढता था जो लड़की की तरह दिखे। प्रकाश मेरे तमाशा कंपनी में अक्सर शो देखने आया करता था। उसकी 2 शादियां टूट चुकी थी मैडम। एक रात वो मेरा शो देखने आया तो मैडम मुझे नहीं पता कि प्रकाश को कैसे शक नहीं हुआ कि फुलझड़ी संजय है। प्रकाश ने फुलझड़ी से शादी करने की ऑफर दी। जमीन बेचकर उसके पास बहुत पैसा आया था। वो पैसा देखकर मेरे दिल में लालच पैदा हो गया। भाव, अगर प्रकाश को पता चल गया कि मैं फुलझड़ी नहीं संजय हूं तो? बिल्कुल टेंशन क्यों लो। उसके आंखों पे ना पट्टी बंधी है। तू 2-4 दिन वहां पे रह ले और जैसे तुझे मौका मिले ना पैसे लेके भाग जा। फिर मैंने संजय को 5 लाख रुपए का लालच देकर उसे मना दिया और वो शादी के लिए मान भी गया। शादी के बाद ना संजय ने मुझे फोन किया ना वो खुद आया। तो तू गायब क्यों हो गया था? इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद भी सब कुछ संजय के हाथ में था। मुझे मेरे पैसे चाहिए थे। मैंने संजय से मिलने की कोशिश की तो प्रकाश के बारे में पता चला। मैं डर गया था मैडम। मुझे लगा कि झूठी शादी की खबर सबको पता चलेगी तो मैं फंस जाऊंगा। मैंने तो बस प्रकाश को लूटने का प्लान किया था। सावंत, लगता है हमें मास्टरमाइंड मिल गया। हेलो, ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स है। इससे साफ पता चलता है तू पल्लवी के साथ रेगुलर कांटेक्ट में था। आप सही कह रहे हैं मैडम, लेकिन मैडम मैं भी लगभग 40 साल का हो चुका हूँ। मेरा एक पाँव खराब है। यहाँ मेरी शादी का खाता नहीं खुल रहा है और वहाँ प्रकाश भाव हैट्रिक मार चुके थे। इसलिए मैंने सोचा प्रकाश भाव को इस उम्र में पल्लवी जैसी लड़की मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं। इसलिए मैं पल्लवी के पीछे पड़ गया था। धन्यवाद वैनी साहब। वैनी साहब, मैं क्या बोलता हूँ, वो मेरा भी कहीं रिश्ता जमा दो ना। करती हूँ ना जुगाड़ देवे जी, लेकिन अच्छी चीज के अच्छे पैसे भी लगते हैं। पैसे जितने चाहे ले लो, बस लड़की आप जैसी ढूंढना। मुझे सच में पता नहीं था मैडम कि वो प्रकाश भाव को लूटने आई है, मारने आई है। आई नहीं, आया था। क्या? वो एक लड़का था। प्रकाश को धोखा दिया गया था शादी को लेकर। और ऐसा तो एक ही इंसान कर सकता है जिसको संजय की मौत से फायदा हो। प्रकाश के मौत के बाद तो सारी जमीन तुम्हें मिलेगी ना। तो मीना को भी टारगेट किया था, क्यों? नहीं मैडम। अगर कुछ और भी छुपा रहा है तो बता दे, अभी भी वक्त है। मैडम मुझे शादी करके घर गृहस्थी बसानी है। ये खून और कत्ल करके जेल में नहीं बसना है। वैसे उस फुलझड़ी का पता चला क्या? नहीं, उस पल्लवी का, अपना उस लड़के का पता चला क्या? यहाँ हम एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, हर दिशा में घूम रहे थे कि अचानक इस कहानी में और एक ड्रामेटिक मोड़ आ गया जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। मैडम मैंने ही कॉल किया था। कहाँ है लाश? बाजूला बाजूला अरे बाजूला। मैडम ये तो संजय। जरा आजूबाजूला बघा, काही मिळतंय का? हो मैडम। मैडम इधर आइए। सावंत बघा। मैडम गहरे तो है, लेकिन ये लगभग 4-5 लाख रुपए ही। मैडम इसका मतलब कि ये मर्डर चोरी के मोटिव से नहीं हुआ है। बाकी के 25 लाख रुपए कहाँ हैं? मैडम मुझे लगता है कि इसका जवाब हमारे लॉकअप में है। मैडम मारूंगा, सगळं सांगतो। बोल। जिस दिन प्रकाश का खून हुआ उस दिन संजय का मुझे फोन आया था। हेलो, आज सही मौका हाथ लगा है। तू पैसे लेकर निकल वहां से और मुझे फोन कर। उसे पैसे मिल गए थे और वो भागने वाला था कि किसी ने प्रकाश का मर्डर कर दिया और पुलिस प्रकाश के घर पे आ गई। फिर उसने गहनों को अपनी जगह पर रख दिया और पैसों को छुपा दिया। मजबूरन उसे पल्लवी से संजय बनकर पुलिस के सामने आना पड़ा।
तो प्रकाश को कभी संजय पर शक नहीं हुआ कि वो लड़का है? संजय प्रकाश को रोज दारू पिलाता था और एक एक दिन निकालता था। प्रकाश ने उससे कभी भागने का मौका ही नहीं दिया। हम मान्य करते मैडम कि हमने प्रकाश को लूटा, लेकिन उसे हमने नहीं मारा। अगर ऐसा ही करना होता तो संजय वहां पे रुकता क्यों? वो प्रकाश को मारकर पैसे लेकर भाग जाता। जब वहां पे पुलिस आई तो संजय को वहां पर रुकना पड़ा। फिर 2 दिन बाद वो मेरे घर पे आया मुझे पैसे देने के लिए। तो तेरा पैसा मिलते ही तूने संजय को ठिकाने लगा दिया? नहीं मारा, मैंने संजय को नहीं मारा। मुझे ऐसा ही करना होता तो वो 5 लाख रुपए और गहने में क्यों छोड़ देता? मैडम, हमें आगे भी साथ मिलकर और भी काम करना था। तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं मालूम, पर उस दिन वो फोन पर किसी से झगड़ा कर रहा था और तुरंत उससे मिलने भी गया। किससे? हाँ मैडम, आया था वो, मुझसे ही मिलने आया। ताई ये ले, अरे पकड़ ना, पूरे 5 लाख रुपए हैं। और ये देख, ये अपना लगन ना पूरी धूमधाम से करना, तेरे भाई ने बड़ी मेहनत से कमाए। क्या करे तू? किसी की हत्या करके लाया ना बोल? ये बड़ी जालिस करे तू, मैंने किसी की हत्या नहीं की है। अच्छा, तो पुलिस घर पे ऐसी आई थी? हाँ, देख झूठ बोलना बंद कर, मेरे साथ चलो, सरेंडर कर दे। ताई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे छोड़, कहाँ लेके जा रही है? पागल हो गई क्या? मुझे जेल में नहीं जाना, तू जा ऐसे भी। ताई तो अभी यहाँ से जा। वो गलती से हुआ, मगर उसने मरते मरते भी कहा था कि उसने प्रकाश का खून नहीं किया है। तुम्हारे भाई का जब तुम्हें फोन आया था तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? तुम्हारा भाई मरने से बच जाता, तुम कातिल होने से बच जाती। मुझे क्या पता था मेरे यहाँ तो मेरे भाई का खून हो जाएगा। मेरे सिवा मेरे बाबा का कोई नहीं रहा, इसलिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई। पल्लवी ने अपना जुर्म कबूल करके एक केस की गुत्थी तो सुलझा दी थी, पर अभी भी प्रकाश का मर्डर केस क्लोज नहीं हुआ था। गुलाब राव और पल्लवी दोनों ने कह दिया था संजय बेगुनाह है, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं था। फिर हमने भी एक जाल फेंका तालाब में और इंतजार करने लगे मछलियों के फंसने का। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आई वांट टू व्हाट यू आर। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत सारी पोएम्स आती है। साहेब कशासाठी मुझे यहाँ बार बार बुला लाते? छोड़ा माला। मैं मेरे पास अपनी दूसरी शादी छुपाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास पैसे नहीं थे। प्रकाश के वहां से जो पैसे आते थे उसी से मेरा खर्चा चलता था। अब अगर लोगों को पता चल जाता मेरी शादी के बारे में तो प्रकाश के वहां से पैसे आने बंद हो जाते। अपनी दूसरी शादी के बाद भी प्रकाश से पैसे लेना अपराध है, और उससे भी बड़ा अपराध है उसका कत्ल करवाना। क्या बोलते हैं मैडम, मैंने किसी का मर्डर नहीं करवाया। बहुत शातिर दिमाग है तेरा, लेकिन हमारा पाला तुझ जैसे लोगों से रोज पड़ता है। सावंत, बोलवा तला। खड़े। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या हुआ, पहचाना इसे? सावंत, ये तुम्हारे बेटे का स्कूल फॉर्म, राहुल जगन शेड़गे। कमाल की बात तो ये है, ये तुम्हारे बच्चे का बाप है। जब प्रकाश का खून हुआ था तो इसका मोबाइल लोकेशन उसके आसपास ही था। तेरे बाबा से भी बात हुई थी। तुम्हारी बोलचाल बंद हुए तो 5 साल हो गए। तो आगे की कहानी तू सुनाएगी या फिर हम तुझसे बुलवाएं? बताती हूँ मैडम। जगन और मैं मेरी शादी से पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जगह के नाम पे कुछ केसेस थे, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरी शादी प्रकाश के साथ करवा दिया। शादी के बाद भी मैं प्रकाश के साथ खुश नहीं थी और मेरे संबंध जग्या के साथ थे। जब मैं जग्या के बच्चे की माँ बनने वाली थी तब मैंने सोचा कि मैं प्रकाश को छोड़ दूंगी, इसीलिए मैंने उसके ऊपर नपुंसक होने का आरोप लगाया। तो प्रकाश को क्यों मारा? प्रकाश से मेरा तलाक नहीं हुआ था। कानूनन मैं अब भी उसकी पत्नी थी। आज नहीं तो कल उसकी प्रॉपर्टी मुझे ही मिलने वाली थी, लेकिन उसने अचानक शादी कर ली तो मुझे लगा कि वो मुझे तलाक दे देगा। तब जग्या ने बोला कि यदि हम प्रकाश और उसकी बीवी को मार दें तो सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। जान से मार देंगे। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। वो मुझसे खेत में मिलने वाला था। देखो प्रकाश, तुमने शादी तो कर ली,
मुझे बुरा तो लगा, लेकिन ठीक है, मैं इस रिश्ते को और घसीटना नहीं चाहती, इसीलिए मैं हमेशा के लिए नागपुर शिफ्ट हो रही हूँ। हम पल्लवी को भी मार देना चाहते थे, लेकिन वो भाग निकली। मैंने जो कुछ किया अपने बेटे राहुल के लिए किया मैडम। अपने बेटे के भविष्य की इतनी चिंता होती तो यूं अपराध के रास्ते पर नहीं चलती। अपने लालच के लिए अपने पति को मार डाला तूने। अब तेरा भविष्य तो जेल में है। मैंने आपसे कहा था ना, हर क्राइम का एक रूट कॉज होता है जिसे हम कहते हैं दस्तक। हर अपराध को पहचानिए, हर कदम पर सुरक्षित रहिए। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। जीते रहो, हमेशा एक दूसरे का साथ देना। भगवान तुम्हें हर काम में सफलता दे। थैंक यू चाचा जी। खुश रहो। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह केस तब का है जब मैं गुरुग्राम में पोस्टेड था। यह केस मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जो गलतियां इस केस के किरदारों ने की या जिन हालात में वो फंसे, उनसे हम सब कुछ ना कुछ सीख ले सके। आलोक मेहरा पेशे से वकील था, गुरुग्राम की एक रईस फैमिली से बिलोंग करता था। आरती गुप्ता यूपी के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। वैसे तो अपनी शादी के बाद अक्सर लोग कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन आरती अपनी शादी के अगले ही दिन हमारे पुलिस स्टेशन आई। आरती जी, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ जो भी हुआ है आप बेझिझक बोलिए। बोलो ना आरती, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, आज सुबह मैं बिल्डर केशवानी के ऑफिस गई थी। उसने मुझे बंगलो देखने के लिए बुलाया था और सर, हमारी कल ही शादी हुई है। बिल्डर केशवानी से हमारी बंगलो को लेकर बातचीत चल रही थी। इनफैक्ट उसका आज सुबह ही मुझे कॉल आया था। देखिए केशवानी जी, वो आज मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है तो मैं बंगलो देखने नहीं आ पाऊंगा सर। देखिए सर, एक ही बंगलो बचा है और सर आपको देना ही कितना है? सिर्फ 10%, बाकी तो 2 साल के बाद देना है। देखिए, किसी ने टोकन दे दिया तो फिर नुकसान आप ही का है, तो जल्दी कीजिए। देखिए सर, चाहता तो मैं भी नहीं हूं कि ये डील मेरे हाथ से जाए, बट सर बिजी हूं ना, क्या कर सकता हूं। सर मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी वाइफ को भेज दूं बंगलो देखने। ठीक है जी, थैंक्स। ये क्या लोग शादी के अगले दिन ही कोई काम पे जाता है क्या? और ऊपर से बंगलो देखने भी मुझे अकेले जाना पड़ेगा। ये तो अन्याय है ना मिलोड। सॉरी आरती, बट आज की तारीख बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है। बहुत बड़ा क्लाइंट है, ये काम मैं नहीं छोड़ सकता। इट्स ओके वकील साहब, अब गिल्टी फील मत करो, चली जाऊंगी मैं। सर, आज सुबह मैं 11 बजे केशवानी के ऑफिस गई, फिर वो मुझे बंगलो दिखाने के लिए अपने साथ लेके गया। आइए आइए आरती भाभी, ये देखिए भाभी, ऐसा थोड़ा थोड़ा फर्नीचर मैंने बना दिया हर जगह। भाभी, पूरे गुरुग्राम में इस रेट में ऐसा सेमी फर्निश बंगलो मेरे अलावा दूसरा कोई बिल्डर आपको नहीं देगा। सिर्फ मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ये सिर्फ आपके लिए है। केशवानी जी, अगर रेट में अगर कुछ अभी रेट की टेंशन मत लो आप। अभी तो आपको सिर्फ 10% देना है ना, बचा हुआ तो 2 साल के बाद देना है। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई टेंशन रही तो मैं हूं ना, मैं करूंगा कुछ आप लोगों के लिए, भरोसा रखिए। अरे आपके पति इतने बड़े लॉयर है, आप लोग किराए के घर में रहते हो, अच्छा नहीं लगता ना। ऐसा कीजिए, आप वो बेडरूम देख लीजिए ऊपर। अच्छा। हेलो, हाँ सर जी, हाँ सब बढ़िया, हाँ जी हो जाएगा। आरती जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, केशवानी को उसके केस की सजा हम जरूर दिलवाएंगे। इसके लिए हमें पहले आपका मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। इसीलिए मैं सबसे पहले आप ही के पास इसे लेकर आया हूं। ऐसे कैसे ले जाओगे? हलवा है क्या? इस शहर का इज्जतदार बिल्डर हूं मैं। बाहर बैठो, चाय पानी पी लो, तब तक लॉयर से बात करता हूं। शुक्र करो इज्जत से ले जा रहा हूं, ज्यादा चूचा की ना तो घसीटता हुआ ले जाऊंगा। चले। अरे ये क्या तरीका है क्या? आपका ये आदमी सीधा उठा के लाया हमें?
मिश्रा, डंडा मजबूत है ना? जी सर। पिछली बार हड्डी टूटने से पहले डंडा टूट गया था। एक्सक्यूज मी, देखिए आपको जो भी सवाल पूछना है ना, सवाल बाद में केशवानी साहब। क्या है केशवानी साहब, मेरे पुलिस स्टेशन में रेपिस्ट से सवाल बाद में किए जाते हैं, पहले उसे थोड़ी देर तोड़ा जाता है तबीयत से। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, वो आरती झूठ बोल रही है। आप उसे बंगलो दिखाने ले गए थे, ये बात झूठ है? झूठ है, सरासर झूठ है। मैं बिल्डर हूं, कोई ब्रोकर नहीं हूं जो बंगलो दिखाने के लिए लेके जाऊंगा। केशवानी साहब जरा ऊपर देखिए। तुझे आरती के साथ जाते हुए देखा गया था। आरती का मेडिकल करवाया हमने, बस डीएनए रिपोर्ट आनी बाकी है। उसके बाद केशवानी तुझे जमानत तक नहीं मिलेगी। मैं मानता हूं, मैं आरती के साथ सोया था, लेकिन मैंने रेप नहीं किया है। उसकी मर्जी से ये हुआ है सब कुछ। आइए आइए आरती भाभी, ये देखिए, ये ऐसा मैंने थोड़ा थोड़ा फर्नीचर बना दिया हर जगह। आरती भाभी, पूरे गुरुग्राम में इस रेट में ऐसा सेमी फर्निश बंगलो दूसरा कोई बिल्डर आपको नहीं देगा, सिर्फ मैं दे रहा हूं आप लोगों के लिए। कैसा लगा बंगलो? बंगलो तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है। अगर थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता तो? डिस्काउंट चलो ठीक है, अभी आप इतना प्यार से बोल रहे हो तो मैं थोड़ा कुछ कर दूंगा। और अगर मैं और प्यार से कहूं तो? मतलब? मैं ना बेडरूम देख लेती हूँ। लेकिन मजे करने के बाद वो गिरगिट की तरह बदल गई। 50 लाख ब्लैकमेल कर रही मुझे। जो समझना है समझ लो। मैंने सोचा था सिचुएशन को मैं खुद हैंडल कर सकता हूं, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले वो आपके पास आ गई। मैं समझ सकता हूं आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन आप जिसकी चाहो बोलो, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। कसम खाने की जगह नहीं बची है केशवानी, अभी तो तुझे बहुत मार खा। मिश्रा सर, जरा ठंडा कर इसे। ऐसी घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी की, ऊपर से उन्हें यह पता चलेगा कि तुम्हारा रेप हुआ है, कितनी बदनामी होगी उनकी। मेरे कोलिग्स क्या कहेंगे? आलोक, सिर्फ तुम अपने बारे में सोच रहे हो ना, और मेरा क्या? तुम एक वकील हो के ऐसी बातें कर। मुझे मत सिखाओ कि मैं कौन हूं और क्या करता हूं। और मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। देख अभिजीत, तेरे पापा यहाँ कदम रखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं आई हूँ। अगर तू इस लड़की को छोड़ के हमारे साथ आएगा तो तेरे पापा तुझे माफ कर देंगे। माफ कहना क्या चाहते हो माँ? पापा की माफी के लिए मैं अपनी बीवी को छोड़ दूं? माँ, मैंने मीरा से शादी की है। तो क्या हुआ, एक अच्छा वकील करके तलाक ले लेंगे, चाहिए तो उसे पैसा भी दे देंगे। माँ, मीरा ने मुझसे पैसों के लिए शादी नहीं की है। उसके पापा का बहुत बड़ा मोटल है यूएस में, उसने मेरे लिए अपने पापा से रिश्ता तोड़ दिया। मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ माँ। अगर आपको मुझे अपनाना है तो मीरा के साथ अपनाना होगा। तो इस लड़की के लिए हमें छोड़ रहा है, ये तो ठीक नहीं कर रहा है अभिजीत। माँ जी ऐसे मत जाइए ना, माँ जी प्लीज, अभी रोको ना उन्हें, अभी रोको उन्हें। अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं है ना, तो आज से हम दोनों एक दूसरे की फैमिली है। बोलो आरती, कैसा चल रहा है सब? जगदीश चाचा, आलोक कह रहा था कि वो मुझे तलाक दे देगा। अरे ऐसे कैसे तलाक देगा? तू फिक्र ना कर, हम बात करेंगे उससे। अच्छा, वो केशवानी बिल्डर वाला केस कहाँ तक पहुँचा? ध्यान रखना, ये केशवानी में बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, फूंक फूंक के कदम रखना होगा। हाँ जी चाचा जी। सर, केशवानी की हिस्ट्री देखकर लगता नहीं है कि उसकी कहानी सच्ची होगी। बहुत रंगीन तबीयत का आदमी है सर वो। उसके कॉल रिकॉर्ड में कई एस्कॉर्ट एजेंसीज के नंबर भी मिले हैं, काफी लड़कियां सप्लाई होती थी। मतलब लंगोट का ढीला है ये केशवानी। आरती से पहले से कई और लड़कियों के साथ भी जबरदस्ती की होगी। और क्या डालते हैं इसे? हाँ डॉक्टर साहब, थैंक यू। विकास, आरती से जो हमें डीएनए मिला था, केशवानी के डीएनए से मैच होता है। मतलब केशवानी ने आरती का रेप किया है। केस सॉल्व है। हम अदालत में केशवानी के खिलाफ ठोस केस प्रेजेंट करना चाहते थे। डीएनए रिपोर्ट भी केशवानी के खिलाफ जा रही थी।
उस वक्त हमें ये एक ओपन एंड शट केस लग रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। मजाक समझ के रखा है क्या? अगर केस वापस ही लेना था तो हमारे पास शिकायत दर्ज क्यों करवाए? सर, इस केशवानी के कनेक्शन काफी ऊपर तक है। हो सकता है उसने दबाव बनाया हो। आलोक खुद एक लॉयर है, कंप्लेन करने से पहले उसे ये सारी बातें पता होंगी। बात तो कुछ और ही है, कुछ तो है जो खटक रहा है। इन दोनों की इंफॉर्मेशन निकाली? जी सर, दरअसल आलोक और आरती पिछले सिर्फ 3 महीनों से एक दूसरे को जानते थे। 1 साल पहले आरती गुरुग्राम में नौकरी की तलाश में आई थी और आलोक एक क्रिमिनल लॉयर है, बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है, ये सब पता है मुझे। इसके अलावा सर, मेरी आलोक के कुछ वकील दोस्तों से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि आलोक की शादी से पहले उसके 2-3 अफेयर्स भी थे, जिसके बारे में आलोक ने अपने दोस्तों से कभी भी खुलकर बात नहीं की। और अचानक आलोक के आरती से शादी के फैसले ने उसके माँ बाप की तरह उसके दोस्तों को भी चौंका दिया। आलोक ने चौंका तो हमें भी दिया है। ये केस वापस लेकर इन दोनों से एक बार मिलना पड़ेगा। अगर ये किसी दबाव में आकर ये फैसला ले रहे हैं तो इस फैसले को लेने से रोकना होगा। आरती और आलोक, वो दोनों तो कल शाम को ये घर खाली करके चले गए। मैंने खुद देखा था उन्हें जाते हुए, और दोनों बहुत घबराए हुए भी थे। थोड़ा खाना जल गया है। क्या हुआ? अभी एक इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या हुआ? तुम ट्राई तो कर रहे हो ना? लेकिन एक्सपीरियंस की वजह से कोई नौकरी नहीं दे रहा। कैसे कैसे सरवाइव कर पाएंगे हम लोग? डोंट लूज हार्ट, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड यू नो व्हाट, अगले हफ्ते मेरा एक इंटरव्यू भी है। दिस इज जस्ट अ फेज, चला जाएगा। कभी कभी लगता है पापा एकदम सही कहते हैं, रिश्ते तोड़ के जो नए रिश्ते बनाता है ना, वो टिक नहीं पाते। अभी ऐसा मत कहो प्लीज। पीछे हटिए आप लोग, मिश्रा पीछे हटाओ। आलोक और आरती 3 महीने पहले मिलते हैं। कुछ दिन पहले ही दोनों ने शादी की और शादी के अगले ही दिन आरती ने बिल्डर केशवानी पर रेप का आरोप लगाया, और जैसे ही रेप प्रूव होने वाला था, आलोक केस वापस ले लेता है और अब आलोक की लाश मिलती है और आरती लापता। सर, कहीं इस बिल्डर केशवानी नहीं तो आलोक को नहीं मारा अपना बदला लेने के लिए? हो सकता है, लेकिन आरती कहाँ है? ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? और आलोक कहाँ है? देख, ये आलोक ना बंद कर, बहुत हो गया। हम है ना तेरे साथ। छोड़ो मुझे। क्या आलोक का मर्डर हो गया? क्या आपको नहीं पता? ड्रामा खत्म हो गया तो काम की बात करें। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अब पुलिस वालों ने मुझे क्या समझ रखा है? पहले रेप का चार्ज लगाया और अब मर्डर का चार्ज लगा रहे हो। देखिए, आरती के गायब होने से और आलोक के मर्डर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। और हाँ, आरती ने अपना रेप केस वापस ले लिया है ना, ले लिया है ना, तो अब तो मुझे शांति के साथ जीने दो। शांति आप रहना चाहती है इनके साथ? इसका नाम शांति नहीं है, रोजी है। तुम्हें शांति कौन है? आप यहाँ मजाक करने आए हो क्या? शुक्र मना केशवानी के मजाक कर रहा हूं अब तक। अगर दिमाग घूम गया ना मेरा, तो तेरी वो हालत करूंगा कि तू कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा। इस बिल्डर की बातों में मुझे मिलावट की बुआ रही है, नजर रखो इस पर। जी सर। और सर, ये आरती का फोन नंबर और आलोक की कार टेस्ट करने का ऑर्डर दे दूं? नहीं, रहने दो, घर जाओ, आराम करो। बोलो, कितने दिन की छुट्टी चाहिए तुम्हें? सॉरी सर, मैं ऑर्डर देता हूं। और आलोक के पेरेंट्स से भी जाकर मिलो। हाथ पैर बांधो इसके। हाँ, ले आया इसे। अब समझ में आएगा इसे कि रेप का मतलब होता क्या है। ये सब उस आरती का किया कराया साहब। उसने सबसे पहले हमारा बेटा हमसे छीना और बाद में उसकी जिंदगी।
वो सोचती थी कि वो आलोक से शादी करके हमारी जायदाद में हकदार बन जाएगी, लेकिन जब हमने उसे नहीं अपनाया तो उसने अपना गुस्सा इस कदर हमारे साथ निकाला। देखिए, हम आरती को ढूंढ रहे हैं। आप हमें यह बताइए कि आप आरती के माँ बाप या उसके किसी भी रिश्तेदार को जानते हैं? नहीं साहब, हम किसी को नहीं जानते। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे आलोक के पास जाना है। क्या किया तुमने आलोक के साथ? आलोक के साथ? अरे आलोक के साथ जो किया वो तेरे साथ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले के साथ वो करेंगे जिसका तुझे शौक है। अपन ना रेप खेलते हैं, और मजे की बात तो ये है कि तेरी बॉडी में किसी का डीएनए भी नहीं मिला। सर, हमने केशवानी का बैंक स्टेटमेंट चेक किया। जिस दिन आरती ने केस वापस लिया उसके अगले दिन केशवानी के अकाउंट से आलोक के अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ था। मतलब केशवानी ने आलोक को पैसे देकर आरती का रेप केस वापस लेने के लिए मनाया और फिर आलोक का मर्डर करवा दिया अपनी बदनामी का बदला लेने के लिए। पॉसिबल है सर, और शायद आरती को भी इसीलिए गायब करवाया हो। विकास, उठा लाओ केशवानी को। अरे सर, ये क्या आप हर बार मुझे उठा के लेके आते हो? देखिए सर, मैं मानता हूं मैंने आलोक को 50 लाख रुपए दिए थे। पहले ही दे देता तो आरती शायद केस भी ना करती। मैंने आपको बोला था ना कि आरती के आंसू पे भरोसा ना करें। तो फिर क्या तेरी बकवास पे करूं? आलोक मर चुका है, आरती गायब है, इसके पीछे तेरा हाथ नहीं है तो फिर किसका है? मुझे क्या मालूम सर, मैं आलोक को आखिरी बार यही मिला था, तभी उसने पैसे की भी बात की थी। केशवानी जी, आरती ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया है। आप जेल से तभी बाहर आ पाएंगे अगर आप पैसा ट्रांसफर कर देंगे। कोर्ट केस और बदनामी से बचने के लिए मैंने पैसे दे दिए, और पैसे लेने के बाद आलोक ने केस वापस ले लिया। वही तो, मेरे साथ साथ आपको भी मेरा मतलब उल्लू बनाया मियां बीवी ने। सर, मैं तो कहता हूं ये कांड के पीछे ना आरती का हाथ है। वो बड़ी चालाक लड़की है वो। केशवानी ने आलोक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो थे, और आरती की मेडिकल रिपोर्ट से भी यह साबित होता है कि इंटरकोर्स हुआ था, लेकिन शरीर पर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे। मतलब केशवानी की यह बात सही हो सकती है कि आलोक और आरती उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। सर, ये बस कुछ महीनों से ही एक दूसरे को जानते थे, और शादी के अगले ही दिन रेप का आरोप। कहीं इन दोनों की शादी भी तो किसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थी। I mean, सिर्फ दिखावे के लिए शादी की हो। सर, ये आलोक एक इज्जतदार घराने का लड़का था, वो ऐसा काम क्यों करेगा? और आरती कहां से थी, उसकी बैकग्राउंड, उसका कोई रिश्तेदार, हम कुछ पता नहीं कर पाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरती, जिसे हम विक्टिम समझ रहे हैं, वही प्लानर हो? पूरा चूस लिया इसे, अब क्या करेगा इसका? अरे अभी और बहुत रस बाकी है इसमें। और मजे नहीं करनी क्या? मैं कमिंग सर? कमिंग। सर, ये मेरा रिज्यूमे और कुछ सर्टिफिकेट्स हैं सर। आपको सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? आप तो खुद ही एक सर्टिफिकेट है। वैसे आपकी हाइट कितनी है? जी? हाइट? सर, 5 फीट 4 इंचेस। और वेट? बट सर, मेरी हाइट और वेट का इस जॉब से क्या कनेक्शन है? ना, बहुत गहरा कनेक्शन है। यू नो, हमें पूरा कंप्लीट पैकेज चाहिए। ये रिज्यूम वगैरह सब सेकेंडरी है, प्राइमरी है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। हमें ये देखना होता है कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हो कि नहीं। चलिए एक ट्रायल लेते हैं। मान लो मैं तुम्हारा क्लाइंट हूं और मैं तुम्हारी सर्विस से खुश नहीं हूं। हाउ यू विल कन्विंस टू स्टे हियर? सर, आई से कि मैं आपको दोबारा शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। जस्ट गिव मी वन मोर चांस। मैं दूंगा ना चांस आपको, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। मैं ये सब नहीं कर सकती। आई एम लिटरली वेरी सॉरी सर। सर, आरती के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जिससे वो लगातार टच में रहती थी। ये देखिए सर, ये नंबर यूपी के नोएडा शहर का है। आरती यूपी से है। बात करो इस नंबर पे, जरूर उसके किसी करीबी का होगा। ओके सर। हेलो जी, हम जगदीश बोल रहे हैं। हम आरती को जानते हैं, पर आप कौन? सर,
आरती के कॉल रिकॉर्ड में जो नंबर मिला था वो नंबर उसके चाचा का है। उसका नाम जगदीश है। सर ये जगदीश यूपी पुलिस में कांस्टेबल है। उसको कल थाने बुलाया। आलोक के लॉयर फ्रेंड से बात हुई? सर पता चला है आलोक मर्डर और फ्रॉड के केसेस लड़ रहा था। आलोक जो केसेस लड़ रहा था और जिन जिनको उसने सजा दिलवाई सबकी डिटेल्स निकालो। हो सकता है किसी ने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली हो। ओके सर। सर आरती और आलोक की शादी वाकई में एक मंदिर में हुई थी। शेखर नाम के एक वकील ने वो शादी अटेंड भी की थी सर। जी हाँ, मैंने आलोक और आरती की शादी अटेंड की थी। देखिए ना, अभी बेचारा आलोक की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था। और शेखर जी ये बताइए क्या पिछले कुछ दिनों में आलोक किसी बात को लेकर परेशान था? वो एक्चुअली आरती के साथ में जो रेप वाला हादसा हुआ था उसको लेकर आलोक काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। सर आरती का इस दुनिया में कोई नहीं, ले दे के हम ही उसके रिश्तेदार हैं और हमने ही उसका कन्यादान किया था। अच्छा बताओ कि तुम्हें पहले से पता था कि आरती ने बिल्डर केशवानी पर रेप का आरोप लगाया था? ये उसने हमें बताया था और कुछ दिन बाद उसने फोन भी किया था। उसने बताया था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उससे आलोक बहुत शर्मिंदा है और उससे तलाक लेना चाहता है। तलाक? आलोक आरती से तलाक लेना चाहता था? जी, आलोक चाहता था कि आरती केस वापस ले। नहीं है, केस वापस लेने की तो एक अलग वजह थी। दरअसल आलोक ने बिल्डर केशवानी से 50 लाख रुपए लिए थे केस वापस लेने के लिए। और हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आरती और केशवानी के बीच जो हुआ दरअसल वो रेप नहीं था। रेप नहीं था? सर ये आप क्या कह रहे हैं? आरती ने खुद फोन करके हमें बताया था और हमने उसे फोन करके समझाया भी था। आरती बेटा, हम खुद कानून के रक्षक हैं, लेकिन सलाह तुम्हें एक बुजुर्ग की हैसियत से देंगे। मान लो आलोक की बात और केस वापस ले लो और सब कुछ भुलाकर खुशी के साथ फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करो। ठीक है चाचा जी। और आरती ने हमारी बात मान ली, लेकिन ये 50 लाख का क्या चक्कर है हमारी समझ में नहीं आ रहा साहब। मीरा आ गई तुम? आओ। कैसा हुआ इंटरव्यू? कब से ज्वाइन कर रही हो? अभी वो जगह सही नहीं थी। हेलो सर, आलोक के बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि जो 50 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था वो पैसा अगले ही दिन आलोक के अकाउंट से इस हरीश भटनागर के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। हरीश भटनागर कौन है? सर ये हरीश भी वकील है। इसकी बैंक से इसका एड्रेस और ये फोटो भी मिला है, लेकिन सर उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आलोक ने केशवानी को ब्लैकमेल करके जो पैसा हासिल किया वो पैसा आलोक किसी और को क्या देगा? आलोक भी लॉयर, ये हरीश भी लॉयर। जरूर ये कानून के रखवाले कोई गैर कानूनी काम कर रहे थे जिसके चलते आलोक का मर्डर हुआ। इस गुत्थी को अभी ये हरीश ही सुलझाएगा। ताला लगा और उसका फोन भी बंद है। जरूर हरीश को हमारे आने की खबर लग गई होगी। करवाओ ताला। केशवानी ने आलोक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया आलोक की लाश में। आलोक ने हरीश के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया हरीश की लाश में। सर कहीं वाकई में ये आरती तो मास्टरमाइंड नहीं है इस पूरी साजिश की, जैसा आपने कहा था? हो सकता है या तो आरती ही इस मुसीबत की जड़ है या फिर खुद आरती किसी बड़ी मुसीबत में है। गीतिका, अच्छा गीतिका, तुम्हें नहीं लगता कि ये बिल्डर केशवानी बड़ी आसानी से छूट गया? आसानी से भी बड़े सस्ते में छूट गया। 1 करोड़ भी मांगते ना तो इजीली मिल जाते उससे। और वैसे भी लंगोट के ढीले लोगों की कमी नहीं है अपने यहाँ। तो अब से नजर रहेगी हमारी उन पर, सबकी रिपोर्टिंग होगी। ऐसे लोग इजीली नहीं बचने चाहिए और हमारा मिशन है जैसे हवस के पुजारियों का पर्दाफाश करना। तो शुरू करते हैं ना, मेरी तीसरी आंख भी रेडी है। हरीश भटनागर वकील है। हम किसी हरीश भटनागर को नहीं जानते और ना ही आरती के मुंह से कभी ये नाम सुना। सर जी हम भी पुलिस वाले हैं और आरती को भी अच्छे से जानते हैं। वो ऐसी साजिश कर ही नहीं सकती। आप बेकार ही उस पर शक कर रहे हैं। तो तुम्हारे हिसाब से हमें किस पे शक करना चाहिए? नहीं सर, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है। सर जी हमें तो अभी भी बिल्डर केशवानी पे शक है। शायद उसी ने हरीश को आलोक को मारने और आरती को गायब करने की सुपारी दी हो और फिर उसने हरीश को भी मार दिया ताकि आप उस तक ना पहुंच सको।
मीरा आओ, देखो तुम्हारे फ्रेंड्स कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हेलो मीरा। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे फ्रेंड न्यूजीलैंड में। अच्छा, क्यों नहीं बताया मीरा? एक्चुअली मीडिया वाले कुछ ज्यादा ही सवाल पूछते हैं, इसीलिए सब लोग हमसे दूर भागने की कोशिश में रहते हैं। मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे रुको, तुम्हारे दोस्त आए हैं, तुम बैठो बात करो, मैं बना के लाती हूँ चाय। वैसे मीरा से कमी क्या मजाक है ये? हाँ, क्या चाहते हो तुम लोग? तेरी मदद करने। तेरे पति ने बताया हमें पैसों के लाले पड़े हुए तुम्हारे यहाँ, जॉब भी नहीं तुम दोनों के पास। झूठ है ये। झूठ बोलना हम मीडिया वालों का काम है, तुम मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। और मैंने खुद तुम्हें उस दिन देखा था कि तुम सूरज अग्रवाल के ऑफिस गई थी इंटरव्यू देने। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग मुझसे? हाँ, एक तरफ आरती का मिसिंग होना हमारे लिए पहली बनता जा रहा था। आलोक के मर्डर से जुड़ी कोई भी लीड हमें नहीं मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस केस से जुड़े एक और विवाहित जोड़े की जिंदगी में जुर्म की दस्तक गूंज रही थी। लेकिन उस वक्त हम इस बात से बिल्कुल अनजान थे। हमारा पूरा ध्यान आलोक और हरीश के कातिल को खोजने में था। सर, हरीश भटनागर के अकाउंट में आलोक के मर्डर के तुरंत बाद 40 लाख रुपए ट्रांसफर किया गया था, और यह अमाउंट किसी डॉक्टर वाधवा के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ था। सर, जाहिर सी बात है, डॉक्टर वाधवा ने इतना सारा पैसा कोई केस लड़ने के लिए तो ट्रांसफर किया नहीं हो। वकील और डॉक्टर लाखों की हेराफेरी कर हरीश के अकाउंट में ट्रांसफर किया, और फिर आलोक के मर्डर के तुरंत बाद डॉक्टर वाधवा ने भी 40 लाख रुपए हरीश के अकाउंट में ट्रांसफर किया। सर, जरूर यह हरीश किसी बड़े रैकेट का हिस्सा है। हरीश तो अब रहा नहीं। चलो डॉक्टर वाधवा से सवाल करते हैं। देखिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आपके कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा। पहले मुझे अपने लॉयर से बात करनी होगी। लेकिन कैसे बात करेंगे आप? आपका लॉयर तो मर चुका है हरीश, जिसके अकाउंट में आपने 40 लाख रुपए ट्रांसफर किए। देखिए, मैं किसी हरीश को नहीं जानता, मुझे जाने दीजिए, मुझे देर हो रही है, मुझे क्लिनिक जाना है। आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं ना? नाक कान और गले के डॉक्टर, राइट? मतलब मैंने अगर आपकी नाक तोड़ी, कान मोड़ा, गला दबाया तो आप अपना इलाज खुद से कर लेंगे। देखिए, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ डॉक्टर, मर्डर का मैटर है। और यकीन मानो, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो डॉक्टर से सीधा मरीज बनाकर छोड़। सर, एक लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, कह रही थी अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस में जाएगी और मुझे एक झूठे रेप चार्जेस में फंसा देगी। वो लड़की मेरे क्लिनिक में मरीज बनकर आ गई और साथ में छुपाकर कैमरा भी लाई थी। फिर मैं थोड़ा सा बह गया था। फिर उस लड़की की रिपोर्टर दोस्त था धमकी, उस लड़की का पूरा गैंग है, रिपोर्टर, गुंडे, ये सब मिलकर काम किया करते हैं। फिर अगले दिन एक आदमी ने मुझे फोन से ब्लैकमेल किया। देखिए, अगर पुलिस कंप्लेन हो गई तो मेरी बहुत बदनामी होगी। प्लीज कुछ ले दे के बात खत्म कीजिए ना। चल ठीक है, 60 लाख निकाल और अपनी इज्जत लूटने से बचा ले। 60 लाख? अरे 60 लाख देते देते मैं पूरा लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। देख भाई, इज्जत और जान एक बार जाए तो फिर वापस नहीं आते। चल तेरे लिए फाइनल ऑफर 40 लाख। कौन थी वो लड़की? और जिस आदमी ने तुम्हें फोन पे ब्लैकमेल किया उसका नंबर है तुम्हारे पास? सर, ना ही मैंने उस लड़की को पहले कभी देखा है और ना ही उस बंदे का नंबर है मेरे पास। तुमने अभी हमें बताया कि उस लड़की के गैंग में कोई रिपोर्टर भी है। जी हाँ, एक लड़की रिपोर्टर है और साथ में कैमरामैन भी। आप बता रहे थे किसी न्यूज चैनल के लिए काम करते हैं। कौन सा न्यूज चैनल? सर, कोई स्पीड न्यूज चैनल बता रहे थे। तुम्हारे क्लिनिक में सीसीटीवी तो होगा? हाँ। स्पीड न्यूज वाला से बात करो, फोटो दिखाओ सबको। सर, ये फोटोज मैंने अपने पूरे स्टाफ को दिखाई। इनमें से तो हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं करता और ना ही इनकी फोटो हमारी प्रीवियस स्टाफ रिकॉर्ड्स में से किसी से भी मैच करती है। डॉक्टर वाधवा और बिल्डर केसवानी, दोनों के केस में मुझे एक ही पैटर्न लग रहा है। दोनों को लड़कियों ने सेड्यूस करके अपनी ओर आकर्षित किया और फिर ब्लैकमेल किया। और ऊपर से डॉक्टर वाधवा और बिल्डर केशवानी, ये दोनों ही काफी नामी और पैसे वाले लोग हैं सर। राइट। मुझे लगता है गैंग रिसर्च करके पूरी प्लानिंग के साथ हनी ट्रैप का जाल बिछाता होगा। सर, हो सकता है इस रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ आरती भी मिली हुई हो। हमें इन तीनों तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। शायद इनसे हमें आरती के बारे में कोई लीड मिले। पता नहीं आरती जैसी और कितनी लड़कियां होंगी जो इस गैंग के लिए हनी ट्रैप का काम करती होंगी। मीरा, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
तुम इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? देखो, तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारी मदद लेके एक स्ट्रिंग ही तो कर रही है ना। ये तो अच्छा है। एक गलत आदमी इस दुनिया के सामने आएगा और देखा जाए तो ये एक तरह से समाज सेवा है, और इसी बहाने हमारे कुछ पैसे भी बन जाएंगे। अभी तुम्हें आइडिया है ना कि इस स्टिंग में मुझे यानी तुम्हारी बीवी को क्या क्या करना पड़ सकता है? और अगर इस महीने इस घर का रेंट नहीं दिया ना तो हमारे साथ क्या क्या होगा, मुझे ये भी आइडिया है। सर, हिसार, कानपुर और फरीदाबाद में भी इस तरह के केसेस हुए हैं जहां पर पहले लड़की ने रेप का चार्ज लगाया और फिर अपना केस वापस ले लिया। और सर, जिन जिन लोगों के नाम इन केस में उछाले गए थे वो काफी नामी ग्रामी लोग थे, या तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था या फिर वेल नोन प्रोफेशनल, जैसे कि बिल्डर केशवानी, डॉक्टर वाधवा। क्या इनमें से किसी केस में आरती इन्वॉल्व थी? नहीं सर, इन सभी केसेस के इंचार्ज को मैंने आरती की फोटो भेजी थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी आरती को नहीं पहचाना। क्या इन लड़कियों में से किसी का लॉयर आलोक मेहरा या हरीश भटनागर था? नहीं सर, लेकिन एक लॉयर था सर जो इन सारे केसेस में कॉमन था। कौन? शेखर शर्मा, आलोक मेहरा का दोस्त। बगल में छोरा और हम पूरे शहर में ढिंढोरा पीट रहे हैं। अभी शेखर को पीटते हैं। यह केस प्याज के छिलकों की तरह था। कई पड़ते थे इस केस में। हनी ट्रैप की तरह इस्तेमाल होने वाली लड़कियां, उनके लिए केस लड़ने वाले वकील और उन केसेस को उछालने वाले रिपोर्टर्स। काफी बड़े पैमाने पर ताना बाना बुना गया था। हम उलझ जरूर रहे थे, लेकिन बिना थके इस चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और आखिरकार एक क्लू हमारे हाथ लगा। सर, डॉक्टर वाधवा को हनी ट्रैप करने के लिए जिस लड़की का इस्तेमाल किया गया था उसका पता चल गया है। उदिता नाम है इसका। एक्टिंग का शौक है सर। आए दिन सोशल मीडिया पर अपने तरह तरह की वीडियो अपलोड करती रहती है। ये देखिए सर। हेलो फ्रेंड्स, इट्स उदिता हियर। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। मैं छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को। आपको पता नहीं सोशल मीडिया पे मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। सारे वीडियोस वायरल होते हैं मेरे। बदनाम कर दूंगी आप लोगों को। संगीता, क्या है ये सब? तुम्हें पता नहीं है मैडम सोशल मीडिया की क्वीन है। ये जो जो सोशल मीडिया पे डालती है सब वायरल होता है। पैसे मारते हैं। कम से कम शूट तो करने देते हैं। विकास, शूट करो। सर। हाँ, अब मारो, और अच्छे से मारना। वैसे डॉक्टर वाधवा ने तुम्हें पहचान लिया था और हमने भी सीसीटीवी फुटेज में तुम्हें देख लिया था। बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए, जो जो जानती हो बता दो। सर, ये सच है, मैंने डॉक्टर वाधवा को झूठा रेप चार्ज लगाने की धमकी दी थी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी सर। कितने पैसे मिले थे तुम्हें इसके लिए? 5 लाख। आरती भी ये काम करती थी? सर, मैं किसी आरती को नहीं जानती। तुम्हें इस रैकेट के बारे में पता कैसे चला? किसने बताया इसके बारे में? एक आदमी है जो गांव से लड़कियों को शहर लाता है ये सब काम करने के लिए। कौन है वो? सबसे पहले ये बता कि तेरे गैंग का अगला शिकार कौन होने वाला है? मैं कम इन सर? कम इन। सर, मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे से यू टर्न दो, फटाफट फटाफट। इतने बड़े रिकॉर्ड के मालिक गणेश अग्रवाल। मेरी बात सुनिए मैडम, बंद करिए। रिलैक्स मैडम, रिलैक्स। अब आप ब्रेकिंग न्यूज नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आपकी ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। संगीता। यस सर। बट सर, हम चलो सर। चलिए। सर, प्लीज मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए सर। सर, देयर इज सम कंफ्यूजन। मैं तो खुद ही एक विक्टिम हूँ सर, प्लीज मेरे पति को बुला। सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए हैं मैडम। एनआरआई
आपके जगदीश बाबू ने सब कुछ बता दिया। 2 साल पहले एक जवान जोड़ा हमारे थाने में आया। लड़के का नाम मयंक और लड़की का मीरा था। साहब दोनों लिव इन में रहते थे। लड़की ने आरोप लगाया था कि लड़के ने उसे शादी का वादा किया और फिर मुकर गया। वो लड़का रईस घर का था। उसने खुद को छुड़ाने के लिए वकील बुलाया, शेखर। देखिए लड़की झूठ बोल रही है, जो भी था सब कंसेंसुअल था। डोंट वरी मैम, मैं आ गया हूँ ना, सब हैंडल कर लूंगा। तो शेखर उस समय लड़के का लॉयर था? हाँ साहब, और वो हरीश मीरा का। डोंट वरी मीरा, ऐसा केस बनाऊंगा इस लड़के के खिलाफ कि बेल तक नहीं मिलेगी इसे। साहब लड़की एनआरआई थी, इसलिए किसी कांस्टेबल ने रिपोर्टर को इन्फॉर्मेशन दे दी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाइवोर्स होने वाला है। सर, आप क्या कर रहे हो तुम लोग? सर मामला ऐसा बिगड़ा कि मयंक घबरा गया। फिर वो केस को रफा दफा करने के लिए, सबका मुंह बंद करने के लिए राजी हो गया। फिर मैंने और हरीश ने लड़की से बात की और वो मान गई। आखिरकार सौदा 14 लाख में तय हुआ। दोनों वकील, रिपोर्टर और उसका साथी, हमें और उस लड़की को बराबर का हिस्सा मिला। ये लो तुम्हारे पैसे। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? अब तो तुम्हें पैसे भी मिल गए और उस मयंक से भी तुम्हें छुटकारा मिल गया। एक बात, मुझे आप सब लोगों से कुछ कहना है। हरीश को इस सौदे से सुनहरा मौका नजर आया। उसने हमें समझाया कि यह फायदे का सौदा हो सकता है। फिर हम सब ने मिलकर यह बिजनेस शुरू करने की ठान ली। सब कुछ था हमारे पास, पुलिस, वकील और मीडिया, सब कुछ। और मीरा भी हमारे साथ काम करने के लिए राजी हो गई। लेकिन कुछ समय बाद उसने काम छोड़ दिया। फिर हमें ऐसी लड़कियों की तलाश थी जो हमारे लिए काम कर सके और अमीर लोगों को फंसा सके। और इसी वजह से आरती को गांव से शहर लेकर आए। हाँ साहब, आरती को पैसों की जरूरत थी और हमें उस जैसी सुंदर लड़कियों की। तो फिर उसकी शादी आलोक से क्यों करवाई? क्या आलोक भी तुम लोगों के साथ मिला हुआ था? नहीं साहब, आलोक ने आरती से शादी मजबूरी में की थी। देखो आरती, तुम लोग ऑलरेडी मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे 20 लाख रुपए हट चुके हो। अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? उन पैसों से मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। वो सारे पैसे तो पुलिस, वकील और रिपोर्टर खा गए। अरे तो उनसे जाकर लड़ना, मुझे क्यों परेशान कर रही है? देखो आलोक, या तो तुम मुझे पैसे दे दो या फिर मुझसे शादी कर लो। तो जैसी घटिया लड़की के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं। तो ठीक है, मैं फिर से तुम पे रेप चार्जेस लगा दूंगी। और याद रखना, हमारे वीडियो की एक कॉपी अभी भी मेरे पास है। फिर आलोक ने आरती से मजबूरी में शादी की और हमने उसे भी इसमें घसीट लिया। लेकिन केशवानी से पैसे मिलने के बाद आलोक पलट गया। उसने तय किया कि वो आरती को तलाक दे देगा। तो इसलिए आलोक को तुमने मार दिया? नहीं साहब, हमने आलोक को नहीं मारा। तो आरती ने मारा? कहाँ है आरती? सर हमें नहीं पता कि आरती कहाँ है। तो अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया मैडम एनआरआई कि आप विक्टिम नहीं बल्कि शिकारी हैं। चलो फटाफट बोलो, किस किस को शिकार बनाया और टोटल कितने पैसे लूटे? सर कुल मिलाकर 15 करोड़ 40 लाख की लूट की। चलो पैसों का हिसाब तो हो गया, लेकिन जो मर्डर हुए थे आलोक और हरीश का, वो किसने किए? और ये शेखर कहाँ मिलेगा? पता नहीं साहब। नहीं पता? मैडम आपको पता है? हमने उन्हें काफी तोड़ा, पर वो अपनी इस बात पर अड़े रहे कि आलोक और हरीश के मर्डर से उनका कोई लेना देना नहीं। उधर शेखर देश छोड़कर भागने की तैयारी में था, पर आखिरकार हमने शेखर के ठिकाने का पता लगा लिया। शेखर अरेस्ट हुआ और उसने इस पूरे खेल से पर्दा उठाया। जगदीश झूठ बोल रहा है। मेरे और हरीश के साथ वो भी शामिल था आलोक के मर्डर में। आरती का फोन आया था, कह रही थी कि आलोक उससे तलाक लेना चाहता है। समझाना पड़ेगा उसे। कोई फायदा नहीं है, मैंने बात की थी आलोक से, मानने को तैयार नहीं है। बोलता है कि अब साथ नहीं देगा हमारा। अरे वो तो पुलिस में जाने की धमकी दे रहा था, बड़ी मुश्किल से शांत किया उसे। लेकिन हमेशा के लिए शांत नहीं रहेगा वो, बल्कि हमें उसे हमेशा के लिए शांत करना पड़ेगा, वरना हमारे अच्छे खासे बिजनेस की बैंड बजा देगा वो। बिजनेस तो बंद नहीं होने देंगे, उसका मुंह ही बंद करना पड़ेगा। सर उस रात आरती ने जगदीश को बता दिया था कि वो आलोक के साथ जा रही है, इसलिए हम लोग पहले से उस रास्ते पे जाके खड़े हो गए। और जैसे आलोक की गाड़ी आई
हमने उसे रोक लिया। देख तेरे सामने ये समझने वाला है नहीं, तुझे ढाल बना के सब कुछ तेरे ऊपर डाला है। हम इसे समझा के आते हैं, तब तक तू गाड़ी में बैठ, ठीक है ना? आज फाइनल करके आएंगे। उसके बाद सर हमने आलोक को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। इसने, मैंने, जगदीश ने और हरीश ने मिलकर उसे मार दिया सर। लेकिन हरीश को क्यों मारा? हरीश ही हमारे प्लान का मास्टरमाइंड था। सारा का सारा पैसा उसी के अकाउंट में जाता था और उसके बाद हमें हमारा शेयर मिलता। आलोक ने भी पैसा उसी के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। आलोक की मौत के बाद जाहिर था कि आप लोग हरीश तक भी पहुंच जाते, इसलिए जगदीश ने बोला कि उसे भी मार दो। पूरा चूस लिया इसे, अब क्या करेगा इसका? अरे अभी और बहुत रस बाकी है इसमें। और मुझे नहीं करनी क्या? अरे तू है? आजा। चल हो गया ना, निकलते। चल 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 चल, बंद कर बंद कर। आरती के साथ क्या किया? आरती के साथ क्या किया? बताते साहब, बताते। आलोक के मर्डर के बाद आरती को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उसे पता चला तो वो हल्ला मचाने लगी। मार दिया ना तुमने आलोक को? लाश कहाँ है आरती की? संगीता। यस सर। ये हटाओ। कांस्टेबल जगदीश और वकील शेखर पर आलोक, आरती और हरीश के मर्डर के चार्जेस लगाए गए और साथ ही उन पर रिपोर्टर गीतिका और कैमरामैन दीपक पर धोखाधड़ी के चार्जेस लगाए गए। फिलहाल गीतिका और दीपक जमानत पर बाहर है। ये केस हमारे लिए बेहद चौंकाने वाला था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जवान लड़कियों के अलावा हनी ट्रैप के इस रैकेट में पुलिस से लेकर वकील और जर्नलिस्ट जैसे प्रोफेशनल्स भी शामिल थे, जिन्हें क्राइम के खिलाफ लड़ना चाहिए था, वही क्राइम कर रहे थे। इस केस में हनी ट्रैप के झांसे में फंसे हर शख्स को कहीं ना कहीं दस्तक जरूर मिली होगी, लेकिन हवस के मारे उन्होंने उसे अनदेखा किया। इस केस में सबसे बड़ा विक्टिम था आलोक मेहरा, जिसे अपनी जान गंवानी पड़ी। आरती ने आलोक पर जब शादी के लिए दबाव बढ़ाया था, दरअसल आलोक को तभी सतर्क हो जाना चाहिए था। आरती और उसके गिरोह की ब्लैकमेलिंग के पीछे छुपी जुर्म की दस्तक को समझ जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आलोक जुर्म की दलदल में धंसने से बच सकता था। इस केस को आप लोगों के साथ शेयर करने का हमारा मकसद यही है कि पीड़ित के अंजाम से सीख ले और अपनी जिंदगी को सुरक्षित बनाए। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल दस्तक, मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।